हेलो गाइस, वेलकम टू ओजस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं प्रवीण शर्मा और मैं आपके लाया हूं क्लास 12th का चैप्टर 1 दैट इज़ कोल्ड वॉर एरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये लेक्चर 1 है और इसको हम 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ये कोल्ड वॉर इरा, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्राइसिस हुआ था, एक इवेंट था जिसका नाम है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। 1961 की बात है दोस्तों। इसमें फिदेल कैस्ट्रो जो कि प्रेसिडेंट थे क्यूबा के, क्यूबा में एक कम्युनिस्ट सरकार थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और ये सोवियत यूनियन का अलाइज था। और उस टाइम पर सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट थे निकिता क्रुश्चेव। अब निकिता क्रुश्चेव को ये डर लगा कि कहीं यूएसए क्यूबा में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसका तख्ता ना पलट दे। तो क्योंकि इनपुट्स ऐसी आ रही थी कि यूएसए ऐसा करना चाह रहा है, तो यूएसएसआर ने एक अपना न्यूक्लियर जंगी बेड़ा क्यूबा की तरफ रवाना कर देते। ये जंगी बेड़ा रशिया से चलता है और क्यूबा की तरफ बढ़ता है, क्योंकि रशिया और क्यूबा का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और क्यूबा और अमेरिका का डिस्टेंस बहुत कम है क्योंकि लगा हुआ है। तो जैसे ही वहां से जंगी बेड़ा चलता है, ये बात पता चल जाती है अमेरिका को। तो वहां के अमेरिका के जो रूलर थे जॉन कैनेडी, इन्होंने सख्त कदम उठाना शुरू कर देते हैं और एक अपना इंटरसेप्टर बेड़ा क्यूबा की तरफ रवाना कर देते हैं, क्यूबा के आसपास रवाना कर देते हैं। इंटरसेप्टर्स वो जंगी बेड़ा होते हैं कि जो कोई भी मिसाइल आ रही है या कोई भी शिप आ रही है उसको बीच रास्ते में डिस्ट्रॉय करना। तो इंटरसेप्टर्स का एक बेड़ा लगा देते हैं, लेकिन यहां पर कंडीशन ये आती है कि न्यूक्लियर, दोनों ही पावरफुल न्यूक्लियर कंट्री आमने सामने होकर भी वॉर नहीं करती हैं, क्योंकि दोनों को ही पता था कि अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ तो ये दुनिया में तबाही हो जाएगी। दोनों के पास इतनी न्यूक्लियर क्षमता है कि पृथ्वी को कई बार, पूरी पृथ्वी को कई बार डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उससे पूरा का पूरा वर्ल्ड भी बहुत नर्वस हो गया। तो ये केवल वहां पर टेंशन बढ़ाने का काम कर देते हैं। तो वहां की कुछ दिनों के लिए क्यूबा सरकार स्टेबल भी हो जाती है, यूएसएसआर अपने सारे शिप्स वापस ले जाता है और अमेरिका भी अपने शिप्स को वहां से हटा लेता है। यह घटना हुई तो ये एक हाई पॉइंट थी कोल्ड वॉर की, जिससे कंपटीशन, टेंशन और एक कन्फ्रंटेशन, लड़ाई का सीरीज, अंदरूनी लड़ाई का, मुंह से बातचीत की लड़ाई का सीरीज एक स्टार्ट हो गया। तो ये कोल्ड वॉर की एक घटना थी। तो ये कोल्ड वॉर है क्या? तो कोल्ड वॉर की मीनिंग है कि इसमें केवल वॉर ऑफ आइडियोलॉजी होती है। इसमें दो कंट्रीज हैं, दोनों की आइडियोलॉजीज अलग अलग हैं और दोनों अपोजिट हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगी, खिलाफ काम करेंगी। जैसे हमने लास्ट क्लास में, लास्ट ईयर पढ़ा था कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी क्या है और कम्युनिज्म या सोशलिज्म आइडियोलॉजी क्या है। तो यूएसएसआर कम्युनिज्म और सोशलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करता है और अमेरिका कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। तो यहां पर टेंशन जो बढ़ रहा है आफ्टर पोस्ट वर्ल्ड वॉर, बस उसी इरा को बोलते हैं कोल्ड वॉर इरा। ये 1945 से लेकर चलता है 1991 तक। तो ये कोल्ड वॉर की मीनिंग और थोड़ा सा समझ में आता है। देखें,
ये पिक्चर में ये आपस में बैठे हुए हैं, लेकिन केवल ये हाथ से लड़ेंगे, ये मुंह से लड़ेंगे, बातचीत से, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, स्टेटमेंट्स के थ्रू, इस तरीके से लड़ेंगे। सामने कोई गोली नहीं चलाएगा। बस उसी को हम कोल्ड वॉर एरा कहते हैं। सो इट इज नॉट अ वॉर ऑफ आर्म्स एंड वेपन्स बट अ वॉर कन्फाइंड टू थ्रेट्स। कोई भी यहां पर रियल वॉर नहीं होता है, और वो दोनों ही सुपर पावर्स अपनी आइडियोलॉजी को प्रोमिनेंट रखती हैं, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम कहें कि ये एक स्पीच वॉर है या पेपर बॉल्स, एक दूसरे पर हम पत्थर नहीं मारते लेकिन पेपर की बॉल बना के मारते हैं, तो उनसे हर्ट भी होता है और किसी को चोट भी नहीं होती। तो वो रेडियो के थ्रू, पब्लिसिटी टूल्स के थ्रू, जिससे कि इंजर्ड कोई नहीं होगा लेकिन उनको बात लग भी जाएगी, उसको हम कोल्ड वॉर एरा कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इमर्जेंस ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का इमर्जेंस, जैसे कि हमने बताया कि 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर चला। तो इस वर्ल्ड वॉर के दौरान ही टेंशन बढ़ने लगी थी। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, अब धरती पर राज कौन करेगा, अब धरती पर सुपर पावर कौन कहा जाएगा, कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, किसकी ज्यादा चलेगी, कौन ज्यादा इंफ्लुएंस कर सकता है। बस इस चीज के लिए, क्योंकि आफ्टर वर्ल्ड वॉर वहां पर दो ही लोग दिख रहे थे सबसे ज्यादा पावरफुल, यूएसए एंड यूएसएसआर। तो ये वहां पर जो सुपर पावर की एक फीलिंग आना कि मेरा पृथ्वी पर, पूरी अर्थ पर जितनी भी कंट्रीज हैं उन पर मेरी चले, मेरा डोमिनेशन रहे, तो बस ये फीलिंग दोनों देश बनानी शुरू कर देते हैं। 1945 में जब अमेरिका ने 10 किलो और 15 किलो का 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बॉम्ब फेंके, न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक किए। एक का था फैटमैन और दूसरे का था लिटिल बॉय। तो ये फैटमैन और लिटिल बॉय जब बॉम्ब ड्रॉप किए गए तो इस पर बहुत अमेरिका का क्रिटिसिज्म हुआ। क्रिटिसाइज इसलिए हुआ कि सबको पता कि जापान बहुत जल्दी सरेंडर करने वाला था, फिर क्या जरूरत थी कि उस पर न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक कर सके। दोस्तों, उनका यूएसए का ये न्यूक्लियर बॉम्ब का उस टाइम पे एक प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उसका नाम है प्रोजेक्ट ट्रिनिटी। जो ट्रिनिटी सफल हुआ, फरवरी में ट्रिनिटी सफल हुआ और इन्होंने अगस्त में वो बॉम्ब जापान पे गिरा दिया। तो जापान में एक तरीके से टेस्टिंग भी हो गई और दुनिया ने उसका विनाश देख लिया कि क्या न्यूक्लियर वॉर में कितनी क्षमता है। तो यहां एक तरीके से टेक्निकल वॉर भी शुरू हो गया। तो टेक्निकल वॉर, सब टेक्नोलॉजी में आ गए, सब ने अपना वेपन्स बनाने शुरू कर दिए, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने शुरू कर दिए, ऐसे बॉम्ब बनाने शुरू कर दिए जो फिशन और फ्यूजन दोनों पर डिपेंडेंट थे, दोनों पर बेस करते थे। आई होप आपने साइंस में पढ़ा होगा फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर जो एटॉमिक होता है वो आपका फिजन रिएक्शन टूटता है और फ्यूजन रिएक्शन जुड़ता है, तो उसमें और ज्यादा एनर्जी, तो और वो डिवास्टेटिंग होता है। तो दोनों तरीके के बॉम्ब बनाने शुरू कर दिए। तो दुनिया में ये दो महाशक्तियों के पास बहुत ही ज्यादा पावर जमा कर ली। तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो दो पावर्स थी, एक्सिस पावर और अलाइड पावर्स। एक्सिस पावर्स में जर्मनी, इटली, जापान, और अलाइड पावर्स में यूएस, सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस। नेक्स्ट है, अब वर्ल्ड वॉर से क्या आउटकम निकला।
तो मैंने अभी जैसा कि बताया कि वर्ल्ड वॉर एंड हुआ है, टेंशन बढ़ने लगी, अब कौन सुपर पावर बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो ये कोल्ड वॉर की शुरुआत थी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने शुरू हो गए। तो ये चला 1945 से लेकर 1991 तक, और 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ उसके बाद कोल्ड वॉर खत्म हो गया। अब मेजर कॉजेस ऑफ कोल्ड वॉर, मेजर कॉजेस क्या थे, कारण आके देख लेते हैं। सबसे पहला है कि कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज, इनका डिफरेंस होना, दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग है, और दोनों ही देश चाहते थे कि ज्यादातर देश उनकी आइडियोलॉजीज को फॉलो करें। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस सबसे पहला कारण था, इंपॉर्टेंट कारण था। नेक्स्ट कारण था सोवियत यूनियन का याल्टा एग्रीमेंट को ना फॉलो करना। याल्टा एग्रीमेंट दोस्तों 1945 में हुआ था। इस याल्टा एग्रीमेंट में अमेरिका और रशिया और सभी ये अलाइड पावर्स मिलकर उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि आफ्टर पोस्ट वर्ल्ड वॉर हम पूरे विश्व का एक दोबारा से रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे, और जो भी इसके दोषी हैं उन पर हम लिमिटेशंस लगाएंगे, और जो यूरोपियन कंट्रीज जिनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है उनको हम आर्थिक मदद देंगे। तो सोवियत यूनियन का भी बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन इसी वजह से सोवियत यूनियन ने याल्टा एग्रीमेंट से बाद में जाके सहमति बनती है, लेकिन बाद में जाके इस एग्रीमेंट को मानने से इनकार कर देता है। नेक्स्ट है पावरफुल नेशन, क्योंकि यूएसएसआर भी अपने इमरजेंस को बढ़ाना चाहता है, पावरफुल बनना चाहता है, तो पावरफुल बनने की कोशिश कर रहा था यूएसएसआर। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्टिंग पब्लिसिटीज, पेपरबाजी करना, रेडियो पे एक दूसरे के खिलाफ बोलना, न्यूज़पेपर पे खिलाफ बोलना, यूएन में एक दूसरे के खिलाफ बोलना, कमेंट करना, एक दूसरे के पॉलिसीज पे क्वेश्चन मार्क करना, तो वो कन्फ्लिक्टिंग पब्लिसिटी है। और एक इंपॉर्टेंट घटना थी जिस तरीके से ये है वही है बर्लिन कंट्रोवर्सी, जिसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। सो डेवलपमेंट ऑफ कोल्ड वॉर का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ। ये कोल्ड वॉर कहने को तो बुक में कहा जाता है कि दिस इज अराउंड 1945 to 1991, बट इट वॉज ट्रेस्ड आफ्टर 1917 रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन। तो उस रशियन रेवोल्यूशन में जो जितने भी वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को अपोज कर रहे थे, तो वहां के वाइट पीपल्स को सपोर्ट किया गया था अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने। तो वहां से एक थिएटर बनता है, लेकिन जो आफ्टर वर्ल्ड वॉर ये और ज्यादा गहरा आ जाता है। तो असलियत आपका थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस शुरू होते हैं 1970s में, 17s में, और फिर उसके बाद ये गहरा आते हैं 1945 के बाद। तो इसको हम दोस्तों फेसेस में पढ़ेंगे, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। तो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज एंड फोर्थ फेज। तो फर्स्ट फेज आपका 1946 से 1953 में होगा, और 1953 से 1963, 1963 से 1979, और लास्ट फेज 1980 से 1991। 1991 was the last, which was the year of disintegration of Russia. तो फर्स्ट फेज में 1946 में से लेकर 1953 में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए, जिससे कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी। कॉजेस हमने दोस्तों देख लिए थे, अब उसके फेजेस में देखते हैं किस तरीके से ये डेवलप होता रहा, बढ़ता रहा। तो सबसे पहले 1946 में विंस्टन चर्चिल ने कम्युनिज्म को जो क्रिटिसाइज किया सोवियत यूनियन, तो सोवियत यूनियन, अब हम आप किसी की आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज करें
तो एक टेंशन तो बढ़ी जाती है। तो विंस्टन चर्चिल 1946 में उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया सोवियत यूनियन को। 1947 में जब सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, कम्युनिज्म लोग अपना रहे थे, कंट्रीज में फैलाया जा रहा था, तो वहां पर ट्रूमैन, हैरी एस ट्रूमैन उनका नाम है, यूएस प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने एक 1947 में एक अमेरिकन पॉलिसी को अडॉप्ट किया, जिसमें उन्होंने सोवियत यूनियन का एक्सपेंशन या सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी के एक्सपेंशन को रोकना, इसको बोलते ट्रूमैन डॉक्ट्रिन ऑफ अमेरिकन पॉलिसी, ये अपनाया गया। उसके बाद है जो कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक प्लान लेके आए जिसका नाम है मार्शल प्लान। मार्शल प्लान 23 मार्च 1947 में आया। तो जो देश, छोटे छोटे देश थे, इनको पैसा देके, इनको असिस्टेंस देके अपने साथ मिला लेना, वो मार्शल प्लान था। तो उसमें उन्होंने $12 बिलियन का असिस्टेंस प्रोवाइड किया। अब अमेरिका और उनके बीच में, यूएसएसआर के बीच में, ये वेस्टर्न कंट्री यानी कि यूरोप इंपॉर्टेंट क्यों थी? क्योंकि रशिया हमेशा अपने और अमेरिका के बीच में और अदर यूरोप कंट्रीज के बीच में एक बफर जोन बनाना चाहता था। तो वो अपनी तरफ के एरियाज को कम्युनिज्म बनाना चाह रहा था, जैसे कि उसके कंट्री स्टेबल बनी रहे, और अमेरिका अपनी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए वेस्टर्न यूरोप से स्टार्ट करता है। नेक्स्ट है ये जो कोल्ड वॉर है फर्दर एग्रीवेट हो गया बर्लिन कंट्रोवर्सीज को लेकर। 1948 की ये घटना है। तो अभी देखते हैं बर्लिन कंट्रोवर्सी क्या थी वहां पर। सो गाइस, ये था हमारा लेक्चर 1 ऑफ पॉलिटी कोल्ड वॉर, जिसमें हमने कुछ टॉपिक कवर किए। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम फर्स्ट फेज का बर्लिन कंट्रोवर्सी कवर करेंगे और आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। सो लास्ट में मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।